शाम के 8 बज चुके थे। सुधा के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। रोहित घर पहुंच चुके होंगे। बच्चे भूख से परेशान हो रहे होंगे। काम वाली भी आधा अधूरा काम करके जा चुकी होगी। तभी सड़क के शोरगुल को चीरती एक आवाज कानों में सुनाई दी। सुधा पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा हाँफता हुआ उसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रमेश। सुधा को पहचानते देर नहीं लगी। पिछले 7-8 साल में कितना बदल गया है रमेश। वजन थोड़ा बढ़ गया है, चेहरा थोड़ा कुंभला गया है, बालों में सफेदी झलक रही है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें। कैसे हो। ठीक ठीक ही हूँ, रमेश ने लंबी सांस भरते हुए कहा। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगर थोड़ा समय हो तो हम पार्क में बैठे। सुधा ने घड़ी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, चलो। 1 महीना पहले ही मेरा यहाँ तबादला हुआ था। तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली सुधा, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। रमेश ने एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ डाले। माता पिता का स्मरण होते ही सुधा का गला भर आया। रमेश, तुम्हारे जाने की 3 वर्ष के भीतर ही माँ और पापा का देहांत हो गया था। भैया भाभी ने वो मकान बेच दिया और मुझे अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आए। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। उम्र तो सभी ऊपर से ही लिखवा कर ही आते हैं। जैसे कई वाक्य दोहराकर रमेश अपनी सांत्वना देता रहा। सुधा संक्षिप्त उत्तर देती रही। रमेश के विषय में जानने की इच्छा होते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि मन अपराध बोध से ग्रस्त था। वर्षों पहले सुधा ने घर परिवार की मजबूरियों के चलते रमेश के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहाँ खो गई शुरू। प्यार से रमेश सुधा को इसी नाम से पुकारा करता था, लेकिन इस समय रमेश के निकट आने का प्रयास देखकर सुधा कांप रही थी। समझ नहीं पा रही थी रमेश को कैसे समझाए। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी सुधा। पिछले 7-8 साल में कहाँ रहा, क्या किया। रमेश ने आगे बढ़कर सुधा की कोमल हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया था। तुम तो जानती हो मेरा हमेशा से ही ट्रांसफरेबल जॉब रहा है। यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। बस ये समझ लो घर के काम में निपुण हो गया हूँ। और फिर वो फीकी हंसी हंस दिया। तुमने विवाह क्यों नहीं किया। आखिर सुधा ने अपना प्रश्न पूछ ही लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ विवाह तो मन वचन और कर्म का मिलन है, और यह मिलन तो तुमसे वर्षों पहले ही हो चुका था। रमेश ने भावुक होकर अपनी बात कही तो सुधा खुद को छुराते हुए उठ खड़ी हो गई। अब चलना चाहिए, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। भैया भाभी से एक बार मिलवाओगी नहीं। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। पिछले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। कहते हुए सुधा मेट्रो में चढ़ गई और रमेश उसे विचित्र व्यवहार से अचंभित वहीं खड़ा तेजी से भागती हुई उसमें बैठी सुधा को देखता रह गया, जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसे मिली थी और एक झलक दिखाकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मेट्रो की खिड़की से छोटी होती जा रही रमेश की आकृति और उसकी अवस्था देखकर सुधा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वो बहुत बेचैन थी। सड़क के दोनों ओर कतार से सजी सबरी दुकानें उसकी जिंदगी के बीते वर्षों की तरह पीछे छूटती जा रही थी। कितनी बार रमेश के साथ इन सड़कों पर घूमते हुए ठहाकों में डूबी खुशनुमा शामें बीती थी। न जाने कितनी रंग बिरंगी कल्पनाओं से सजे सपनों के घरौंदे उन दोनों ने बनाए थे। सजे हुए बाजार, जगमगाती सड़कें उसी तरह न्योता दे रही थी, किंतु जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे। तेज कदमों से वो घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दिल और दिमाग पर रमेश की छवि, उसकी बातें गूंज रही थी। स्पर्श की महक का सुखद एहसास विद्यमान था। घंटी बजाते ही रोहित ने दरवाजा खोल दिया। सब कुशल तो है न सुधा। तुमने घंटी का बटन इतनी जोर से दबा दिया कि मैं घबरा ही गया। भाई, दरवाजा खोलने में थोड़ा समय तो लगता है ना। मेज पर चाय का प्याला देखकर सुधा समझ गई थी कि अपनी आदत के अनुसार रोहित दफ्तर से लौटकर चाय पी चुका है। अब उसने झट से कपड़ा चेंज किया और किचन में प्रवेश करने ही वाली थी कि रोहित ने उसे रोक लिया। पहले तसल्ली से चाय पी लो, फिर खाना बनाना। रोहित ने चाय की चुस्की ली, फिर पूछा, आज बहुत देर कर दी, काम ज़्यादा था क्या। हाँ, ऐसा लगा जैसे चाय का घूंट सुधा के गले में अटक गया हो। बात पलटने के अंदाज में उसने पूछा, बच्चे कहाँ हैं। आदि सो रहा है और शुभम पड़ोस में मीनू के घर कॉपी लेने गया है। चाय का प्याला किचन में रखते हुए रोहित बोला, समाचार का वक्त हो गया है, अब आप अपना फील्ड संभालिए। डिनर तैयार करते वक्त सुधा सोच रही थी, आज कितने वर्षों बाद रमेश क्यों मिला। मैंने कितनी मुश्किल से तो उसे भुलाया था। वक्त ने आज उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतीत के गलियों में घूमते हुए ही उसने भोजन तैयार
कर लिया और रोज की तरह सभी को मेज पर पहुंचने के लिए पुकार लगा दी। सभी झटपट खाने के लिए पहुंच भी गए। सुधा की हलक से एक भी निवाला नहीं उतरा, सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों में नींद नहीं थी। अतीत में रमेश के साथ बिताए प्यार भरे पल सिलसिले से आंखों के सामने आने लगे थे। शहर के शोर शराबे से दूर, पेड़ों के झुरमुट से घिरे एक टीले नुमा स्थान पर वो दोनों अपनी रंगीन शामें गुजारा करते थे। रमेश हमेशा कहता, सुधा वो देखो, दूर पहाड़ियों के पीछे लाल सूर्य का गोला डूब रहा है और अपनी लालिमा से सारे आकाश को रंगीन कर रहा है। इसी तरह मैं भी तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ रमेश, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए सुधा भी रमेश की बाहों में सिमट जाती। सुधा भाई, सपने में किसे प्यार कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे पास। रोहित ने प्यार से उसके माथे पर चुम्बन अंकित करके कहा। ओ रोहित, तुम आ गए। नींद में मैं तुम्हारे ही सपना देख रही थी। सुबह नींद से उठते ही दैनिक दिनचर्या के काम निपटाकर सुधा ऑफिस के लिए निकल पड़ी। इस दौरान रमेश का ध्यान बराबर उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहा। उसने जानबूझकर दूसरी बस पकड़ी और आवाजाही के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया, किंतु मन अशांत ही रहा। हर महीने के दूसरे शनिवार को वो सब बच्चों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे। इस बार भी जू का प्रोग्राम तय हुआ था। बच्चों के मनपसंद पकवान बने, मोबाइल पर गाने अपलोड हुए, साथ ही बैडमिंटन। सब सामान जुटाकर वो सभी जू पहुंच गए। टिकट खिड़की के पास ही किसी ने सुधा को आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रमेश था। सुधा के दिल की धड़कन बढ़ गई। रोहित भी जरवत वहीं खड़ा हो गया और तेज कदमों से अपनी ओर आते रमेश को देखने लगा। सुधा, तुम उस दिन अचानक कहाँ खो गई थी? रमेश ने पूछा। उस दिन मैं जरा जल्दी में थी। आओ मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। अब तक रोहित और रमेश की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। रोहित, ये रमेश है, मेरे कॉलेज का दोस्त, और ये मेरे पति रोहित। कहते हुए सुधा की आवाज़ गले में ही अटक गई। रोहित ने रमेश की ओर हाथ बढ़ा दिया, किंतु रमेश हैरानी से दोनों को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ही वापस लौट गया। रोहित की बेचैनी और बढ़ गई। बड़ा अजीब आदमी है, इतना परेशान क्यों हो गया? रोहित ने कहा। पता नहीं, अरे बच्चा कहाँ निकल गए, जाओ उन्हें बुला लाओ। रोहित बच्चों के पीछे भागा और सुधा की डबडबाई नजरें दूर जा चुके रमेश के पीछे। दूसरे दिन सुधा ने ऑफिस जाने के लिए पुराना रास्ता ही पकड़ा, क्योंकि अब कोई डर नहीं था। आशा के अनुरूप रमेश चौराहे पर खड़ा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से ही उसे देख सुधा ठिठक गई। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि रमेश ने उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। नहीं सुधा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रमेश, हटो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मुझ में क्या कमी थी? तुमने मेरे साथ विवाह करने से क्यों इनकार कर दिया? जरूर बताऊंगी, अगर थोड़ा सा समय हो तुम्हारे पास तो। कुछ देर सामने कॉफी हाउस में बैठे रमेश सहर्ष मान गया। सुधा ने कहना शुरू किया। रमेश, तुम तो जानते ही हो, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माता पिता को अपने पास रखने से मना कर दिया था। ऐसे में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए मैंने उस समय शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था और ये भी निश्चय किया था कि आजीवन कुंवारी रहूंगी। तुम्हारे जाने के 3 साल बाद ही माँ और बाबूजी दोनों चल बसे। मैं भैया के पास आकर रहने लगी। हालांकि मैं कमाती थी, फिर भी भाभी का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। अक्सर भैया से कहती रहती, या तो इसकी शादी कर दो या इसके लिए किसी दूसरे मकान में इसके रहने की व्यवस्था कर दो। आखिर एक दिन भैया भाभी के दबाव में आ गए और मेरा रिश्ता अ, 2 बच्चों के पिता विधुर रोहित के साथ तय कर दिया। अब मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो आजीवन भाभी के ताने सुनती या रोहित का रिश्ता मंजूर करती। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी रमेश। मैंने तुम्हारे ऑफिस में जाकर भी पता लगाना चाहा कि आजकल तुम कहाँ हो, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने दूसरा विकल्प ही चुन लिया। रोहित एक अच्छा इंसान है। बीते वर्षों में उसने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं सुधा, नहीं। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपना घर परिवार संभालो। मैं अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लूँगा और फिर कभी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा।
कहते हुए सुधीर भीड़ में खो गया। आंसू के दो कतरे न जाने कब सुधा की आंखों की कोर भिगा गए थे, जिन्हें उसने पोंछ लिया था यत्नपूर्वक। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब